हेलो दोस्तों, मेरे भी चौधरी स्वागत करूंगा आप सभी के परिवार पार्थ एकेडमी में। आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं रेलवे के लिए पीवाईक्यू सीरीज। और इसी रेलवे की पीवाईक्यू सीरीज में हम सभी ने मिलकर लेक्चर नंबर 24 को कंप्लीट किया था। और लेक्चर नंबर 24 में हम लोगों ने 13-1-21 का जो आप लोगों का एनटीपीसी का जो कंप्लीट जो टायर 1 हुआ था उसका सेकंड शिफ्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोग मेरे साथ पढ़ने वाले हैं। और आज की क्लास का जो शिफ्ट है ये हम लोगों को देखना पड़ेगा, ये 13-1 का नहीं बल्कि याद रखना होगा 16-1 और 2021 में ये जो शिफ्ट हुआ था, क्योंकि 3 दिन से बिकॉज हॉलीडेज था, उनमें बीच में कोई अवकाश हमें कोई पेपर मुझे वहां पर नहीं देखने को मिला। 16-1 और 2021 का जो शिफ्ट फर्स्ट हुआ था उसका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन आप लोग मेरे साथ पढ़ने वाले हैं। चलिएगा बिगर किसी देरी से क्लास की शुरुआत करेंगे आज की क्लास के पहले प्रश्न के साथ में। और आज की क्लास का जो पहला प्रश्न हम लोगों को जो देखने को मिलेगा, दूरी और समय के मामले में भारतीय रेल नेटवर्क की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है। तो यहां पे देखिए हम लोगों से सवाल जो पूछा है कि भारत में दूरी और समय के मामले में भारतीय रेल नेटवर्क की सबसे लंबी दूरी। अब देखो यहां पे सवाल पूछा है सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम बताना है। पहला ऑप्शन आप सभी के सामने देखने को मिलेगा विवेक जो एक्सप्रेस हमें देखने को मिलेगा, योगा एक्सप्रेस सेकंड ऑप्शन। थर्ड जो हम लोगों को देखने को मिलेगा समझौता यहां पर एक्सप्रेस, या फोर्थ ऑप्शन मेरे अनुसार यहां पर मैत्री एक्सप्रेस या मैत्री जो एक्सप्रेस या आप लोगों का एक्सप्रेस यहां पर होना चाहिए था। तो ये चार ऑप्शन होना चाहिए था। तो भारत की जो सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो रेलगाड़ी देखने को मिलेगी वो हमें देखने को मिलेगी विवेक एक्सप्रेस। कौन सी देखने को मिलेगी? विवेक जो एक्सप्रेस हम लोगों को देखने को मिलेगी। आप सभी को याद होना चाहिए टोटल कितनी दूरी तय करती है, टोटल कितनी ये जो डिस्टेंस है यानी ये दूरी है ये तय करती है। यदि आप लोगों से इस प्रकार के सवाल एग्जामिनर बनाएगा तो आप सभी को जो याद होना चाहिए 4800 किलोमीटर की दूरी यह तय करती है, इतना आप सभी को याद होना चाहिएगा। वहीं पर देखो समझौता एक्सप्रेस जो यहां पर ऑप्शन हम लोगों को देखने को मिलेगा, समझौता जो एक्सप्रेस है किन दो देशों के बीच में चलने वाली ट्रेन है? तो ये भारत, याद होना चाहिएगा, भारत व पाकिस्तान के बीच में। किसके किसके बीच में? भारत व पाकिस्तान के बीच में जो ट्रेन हम लोगों को चलती हुई देखने को मिलेगी उसे हम लोग समझौता जो एक्सप्रेस के नाम से यहां पर जानते हैं। यहां पर मैंने एक ऑप्शन दिया था आप सभी को मैत्री एक्सप्रेस, और ये मैत्री एक्सप्रेस किसके नाम से हम लोगों को देखने को मिलेगा? तो यह भारत किसके बीच में? भारत व बांग्लादेश, भारत व बांग्लादेश के बीच में हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच में हमें हम लोगों को समझौता एक्सप्रेस ट्रेन चलती हुई देखने को मिलेगी। सॉरी ये मैत्री एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस हम लोगों को भारत और पाकिस्तान के बीच में चलती हुई ट्रेन देखने को मिलेगी। और विवेक जो एक्सप्रेस है ये लॉन्गेस्ट जो डिस्टेंस जो जाती है यानी सबसे लंबी दूरी तय करती है, ये यहाँ पर ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। ठीक है, वहीं पर यदि हम लोगों से एग्जामिनर ये सवाल पूछे कि भारत है, भारत अपनी पहली बुलेट ट्रेन, भारत अपनी पहली बुलेट ट्रेन कब तक चलाएगा? यदि इस प्रकार से सवाल बनेगा तो 2026 तक भारत में बुलेट ट्रेन का काम पूर्ण होगा। यह बुलेट ट्रेन कहां पर चलेगी? हम लोगों को यहां पर आप लोगों के अहमदाबाद और वहीं पर मुंबई, इन दोनों शहरों के बीच में हमें चलती हुई देखने को मिलेगी। यदि इसका सवाल पूछ ले जाएगी टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल कितनी दूरी तय करेगी यह ट्रेन, क्योंकि अक्सर अब मेगा प्रोजेक्ट है भारत का, तो ये सवाल एग्जामिनर आप लोगों से सवाल पूछ सकता है कितनी डिस्टेंस यहां पर तय करेगी। तो 508 किलोमीटर इन दोनों के बीच की टोटल डिस्टेंस तय करेगी 508 किलोमीटर हम लोगों को यहां पर देखते हुए देखने को मिलेगी। और वहीं पर भारत की जो पहली बुलेट ट्रेन चल रही है इसका मॉडल हम लोगों ने कहां से लिया? इसका मॉडल हम लोगों ने किस देश या किस देश के सहयोग से, किस देश के सहयोग से हम लोगों ने पहली बुलेट ट्रेन हम लोग संचालित कर रहे हैं? यदि इस प्रकार के एग्जामिनर सवाल बनाएगा तो आप बताइएगा कि जापान किसके सहयोग से हम लोग स्थापित कर रहे हैं? यहाँ पर जापान देश के सहयोग से हम लोग स्थापित कर रहे हैं। और वहीं पर भारतीय रेल, ये याद होना चाहिएगा कि वहीं पर जो भारतीय रेल है, भारतीय रेल दुनिया का 4th नंबर का सबसे बड़ा नेटवर्क हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा।
सबसे बड़ा नेटवर्क हम लोगों को देखने को मिलेगा, ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और कौन से राज्य में 100%, कौन सा 100% बिजली से चलने वाली ट्रेन चलती है, बिजली से ट्रेन चलती, यानी 0% जहां पर कोयले का उपयोग होता है, तो वो अभी तक हमें देखने को मिला हरियाणा। कौन सा देखने को मिला हम लोगों को? हरियाणा में 100% बिजली से, विद्युत के माध्यम से ट्रेन यहां पर संचालित होती है। ठीक है, तो मैं मान के चलूंगा ये मैंने जितना भी आप सभी को पढ़ाया ये आप सभी को याद होगा, और अगर आप लोगों को याद नहीं होगा तो आप बेहतर तरीके से अपने नोट्स में इसको लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये पूरा डाटा आप सभी को याद होना चाहिए। इसके बिहाफ पर हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर ए होगा, ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आप सभी को यहां पर याद होना चाहिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद सवाल नंबर 2 देखने को मिलेगा, भारत में हरित क्रांति को सफलतापूर्वक निष्पादित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? अब मुझे लगता है ऐसा सवाल मुझे आप लोगों के सामने नहीं रखना चाहिए, लेकिन पेपर में आए थे और पेपर में इसी तरीके के सवाल देखने को मिलेंगे। आप ये विचार कर रहे होंगे सर क्वेश्चन बहुत सरल है, तो मैं मान सकता हूं सत्येंद्र नाथ बोस, गोल्डन चैरिटी, एम.एस. स्वामीनाथन या हरिश्चंद्र। तो आप सभी जानते हैं कि एम.एस. स्वामीनाथन भारत में क्या कहे जाते हैं? यह मुख्यतः भारत में हरित क्रांति के जनक, भारत में हरित जो क्रांति के जो जनक माने गए वो यही माने गए, आप सभी को याद होना चाहिएगा। और वहीं पर इन्हें 2024 में इन्हें भारत रत्न दिया गया, इन्हें भारत रत्न यहां पर दिया गया, आप सभी को याद होना चाहिएगा। अब देखो यहां पर बनेंगे कि विश्व में कौन कहे जाएंगे, तो विश्व में यहां पर नॉर्मन बोरलॉन्ग कहे जाएंगे। कौन कहे जाएंगे? नॉर्मन बोरलॉन्ग यहां पर कहे जाएंगे, आप सभी को याद होना चाहिएगा। अब जो यहाँ पर नॉर्मन बोरलॉन्ग कहे जाएंगे, ये क्या कहे जाते हैं? ये विश्व में हरित क्रांति के जनक कहे जाएंगे। यह मुख्य रूप से किस देश के थे? तो ये मैक्सिको के थे। कहाँ के थे? मैक्सिको के में। और वहीं पर हमें विश्व में जो हरित क्रांति का प्रभाव देखने को मिला, जो हमें हरित क्रांति का प्रभाव देखने को मिलेगा, तो हरित क्रांति का प्रभाव हम लोगों को लैटिन अमेरिका में, कहां पर? लैटिन जो अमेरिका में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला, यानी जो मैक्सिको कैरिबियन वाला जो क्षेत्र है हमें जो देखने को मिलेगा उसे हम लोग लैटिन अमेरिका के नाम से यहाँ पर जानते हैं। तो इस वाले क्षेत्र में हमें सबसे पहले ये देखने को मिलेगा। कब से प्रारंभ हुआ था? देखो प्रारंभ आप लोगों से पूछा है कब प्रारंभ हुआ था? 1960 के दशक में प्रारंभ हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप नॉर्मन जो बोरलॉन्ग है इन्हें 1970 में इसके लिए क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार भी इन्हें यहाँ पर दिया गया। ये भी आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। वहीं पर भारत में कौन से भारतीय राज्यों को सबसे ज्यादा इससे फायदा होता हुआ हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा? तो आप सभी जानेंगे कि यहाँ पर पंजाब मुख्यतः, और वहीं पर उत्तर प्रदेश हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक स्टेट हम लोगों को हरियाणा यहाँ पर देखने को मिलेगा। किस प्रकार की फसलों पर जो सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलेगा? तो गेहूं। कौन सी फसल यहाँ पर? गेहूं। गेहूं के बाद चावल की हमें फसल पर यहाँ पर प्रभाव इस पर देखने को मिलता है। ठीक है, ये आप सभी को याद होना चाहिएगा। और वहीं पर दोस्तों एग्जामिनर पूछेगा कि भारत में सेकेंड जो ग्रीन रिवॉल्यूशन कब आया भारत में, यानी भारत में द्वितीय हरित क्रांति, भारत में द्वितीय हरित क्रांति हम लोगों को यहाँ पर कब देखने को मिलेगी? तो जो द्वितीय हरित क्रांति हम लोगों को जो देखने को मिली वो 1990 के दशक में। कौन से दशक में? 1990 के दशक में। 90 और 92 ये 2 साल आप लोगों को जरूर एग्जामिनर देगा। इसके बीच में हमें द्वितीय हरित क्रांति भारत में होती हुई हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, ये आप सभी को याद यहाँ पर होना चाहिएगा। ठीक है, तो इसके बिहाफ पर हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर बी होगा, ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद सवाल नंबर 3 पर चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 3 जो देखने को मिलेगा, खालिस्तान के उद्घाटन के समय पहली बार सार्वजनिक रूप में दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी फरवरी 1916 को आम जनता से रूबरू हुए। तो किसके उद्घाटन के समय पहली बार वो हुए थे? कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय? तो वो हुए थे बनारस। कौन सा विश्वविद्यालय? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय
यहां पर ये आप सभी को याद होना चाहिएगा, जो बनारस विश्वविद्यालय हमें देखने को मिलेगा। आपसे एग्जामिनर सवाल पूछेगा किसकी स्थापना कब देखने को मिली, तो 1916 में। कब देखने को मिली? 1916 में यहां पर देखने को मिलेगी। और ये जो बनारस विश्वविद्यालय जो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो इसकी स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, तो याद होना चाहिएगा मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय साहब को यहाँ पर इसकी स्थापना का श्रेय यहाँ पर दिया जाना चाहिएगा। ठीक है, तो इसके उद्घाटन के समय में वह रूबरू हुए थे। ठीक है, और कब आए थे वो? 9 जनवरी। डेट तो आप सभी को याद होगा कि 9 जनवरी 1915 को वह जो है भारत में मुख्यतः लौट के यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी पर ही बढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि वही सही आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जब दक्षिण अफ्रीका गए थे तो वहां पर महात्मा गांधी जी ने एक टाल सराय आप लोगों को याद होना चाहिएगा, और एक फिनिक्स, कौन सा? फिनिक्स, ये प्रमुख रूप से आश्रम की भी वहां पर स्थापना की थी। कहां पर? तो दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट भी आप सभी को याद होना चाहिए था। ऑप्शन सी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी के साथ बढ़ेंगे सवाल नंबर, हम लोग ग्रुप करेंगे सवाल नंबर 4 की तरफ देखेंगे। सवाल नंबर 4 जो में देखो, ये खालिस्तान में स्वेज नहर को खोल दिया गया और इसमें विश्व अर्थव्यवस्था के साथ वर्तमान मुंबई में संबंधों पर अधिक मजबूती मिले। यानी कुल मिलाकर हम लोगों से सवाल पूछला है कि स्वेज नहर, ये जो स्वेज नहर हम लोग जो जानते हैं, कब से स्वेज नहर की स्थापना यहां पर हमें देखने को मिली? तो 1668 में। कब देखने को मिली? 1668 में हमें देखने को मिली। बट मैंने कहा था कि ये आप लोगों का एनसीईआरटी का डाटा है, एक अगर नहीं मिले तो एक पे ज्यादा जाएंगे। यानी 1869 में हमें ये नहर देखने को मिली। यदि इसकी टोटल लंबाई देखने को मिलेगी, टोटल लंबाई यदि हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो 159 किलोमीटर के साथ हमें यह नहर देखने को मिलेगी। आपसे जो पूछेगा किन सागरों को जोड़ती है, किन दो सागरों को जोड़ने का काम करेगी, तो आप लोगों को याद होना चाहिएगा लाल सागर। कौन सा सागर? लाल सागर। और लाल सागर के साथ आप लोगों को ये याद होना चाहिएगा, लाल सागर के साथ में लाल सागर और एक भूमध्य सागर। कौन सा सागर? लाल सागर और भूमध्य सागर को यहाँ पर जोड़ने का काम करती है। आपसे पूछेगा किस देश के अधीन है ये, किस देश के अधीन है, तो आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि मिस्र देश। कौन से? मिस्र देश के जो अधीन हम लोगों को यहाँ पर यह देखने को मिलेगी। ये भी आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। और कौन से प्रायद्वीप से क्षेत्र से निकाली गई है? प्रायद्वीप पूछ लेगा तो सुनिक प्रायद्वीप। कौन सा? सुनिक प्रायद्वीप आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस प्रायद्वीप से यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब मैं आप लोगों को समझाऊंगा। देखो अब कैसे आप लोगों को समझाया जाए। देखो मैं अगर प्रयास करूंगा, ये जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये आप लोगों को अफ्रीका वाला यहाँ पर हिस्सा देखने को मिलेगा। और इसी अफ्रीका वाले हिस्से से ये आप लोगों को यहाँ पर जो आप लोगों को कैरेबियन प्रायद्वीप, ये है प्यारा भारत। अब देखो यहाँ से ये यहाँ पर हम लोगों को जो है, ये हम लोगों को जो ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर हम लोगों को भूमध्य सागर देखने को मिलेगा। ये भूमध्य सागर है। ये हमें अफ्रीकन कॉन्टिनेंट देखने को मिलेगा, ये अफ्रीका है। ये जो क्षेत्र है इसे हम लोग लाल सागर, इसे कौन सा सागर बोलते हैं हम लोग? यहाँ पर लाल सागर हम लोग इसको बोलते हैं। और ये भूमध्य सागर है। अब यहाँ पर लगभग मिस्र देश का अधीन है और यहाँ से जो नहर निकाली गई है, पहले भारतीय जहाज अगर यहाँ से चलते तो इनको पूरा होकर इस प्रकार से आप लोगों के अटलांटिक महासागर में ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए जाना पड़ता। अब भारतीय जहाज सीधा यहाँ से चलते हैं, इसी स्वेज नहर से जो भी इसका रेंट पे आउट होता है वो देते हैं और ये पूरी तरीके से अटलांटिक महासागर में प्रवेश करते हैं। तो जो एक दो डिस्टेंस, जो दूरी है, वो भारतीय जहाजों की यहाँ से बचती है। भारत सरकार को फायदा भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये स्वेज नहर है और ये भूमध्य सागर और लाल सागर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी की तर्ज पर एक पनामा नहर है। एक पनामा नहर हाल ही में विवादित में फिर से इसका हमें विवादित होती हुई देखने को मिलेगी। या आप लोगों को प्रशांत महासागर, कौन से महासागर? प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर के बाद में
अटलांटिक, कौन से? अटलांटिक जो महासागर में हमें ये नहर देखने को मिलेगी। आपसे पूछेगा कि इसकी स्थापना कब देखने को मिलेगी, तो 1914 में हमें इसी स्वेज नहर, पनामा नहर की स्थापना होती हुई देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये होगा हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर। और किस देश के अधीन है ये, तो वर्तमान में पनामा, किसके अधीन, कौन सा? पनामा देश के अधीन हम लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगी। तो मैं मान के चलूंगा इतना आप सभी को याद होगा। तो आगे बढ़ेंगे, इसी के साथ सवाल नंबर जो है वो 5 की तरफ बढ़ेंगे। और सवाल नंबर 5 देखने में, खालिस्तान एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शाम में देखा जा सकता है। इस तारामंडल को शिकारी, द हंटर के नाम से भी जानते हैं। तो केसिओपिया, ट्रेको, ओरियन या उर्सा मेजर, तो इसे ओरियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे ओरियन होगा हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। जो प्रसिद्ध तारामंडल हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा 88 मुख्यतः हम लोगों को तारामंडल देखने को मिलेंगे, जिसमें जो सबसे बड़ा तारामंडल देखने को मिलेगा हाइड्रा। बिल्कुल, हाइड्रा तारामंडल हमें सबसे बड़ा तारामंडल यहाँ पर देखने को मिलेगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने काफी बार आप सभी को, जितने भी ऑफलाइन बच्चे हैं जुड़े होंगे, उन सबको पढ़ाया होगा। डेस है कोशिका, एक प्रकार की अवशिष्ट निस्तारण जो प्रणाली है, वे किसी भी ब्राह्मण सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकाओं को पचाकर कोशिकाओं को साफ रखने में मदद करते हैं। तो ये क्या हो, गोल्जी गाय होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम होगा। आप सभी जानते हैं लाइसोसोम। इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी पर जाएंगे, जो कि हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलेगा, आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 7 की तरफ रुख करेंगे। और सवाल नंबर 7 जो हमें देखने को मिलेंगे, संयुक्त राष्ट्र यूएनओ की स्थापना राष्ट्र संघ के उत्तराधारी के रूप में हुई थी 24 अक्टूबर। और कब हुई थी? तो आप सभी जानते हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, और सेकेंड वर्ल्ड वार जो स्टार्ट हुआ था 1939 और 44 के बीच में हमें देखने को मिला। इसके बाद में तय कर लिया गया कि विश्व शांति के लिए 24 अक्टूबर 1945 में जो हमें एक संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया जाएगा, एक यूएन की स्थापना किया जाएगा, यह हमें देखने को मिलेगी। अब यहां पर जिक्र आता है कि 1945 में तो इसमें एक चार्टर एक्ट इसमें पेश किया गया, जिसमें 111 आर्टिकल हम लोगों को यहां पर देखने को मिले। जब इसमें 111 आर्टिकल देखने को मिले, और वहीं पर पूछेगा इसकी पहली बैठक, अब तो वहीं महासभा में हमें न्यूयॉर्क में, हमें ये वाशिंगटन डीसी में देखने को मिलेगी। लेकिन इसकी पहली बैठक कहां पर हुई थी? लंदन में। कहां पर देखने को मिलेगी? लंदन में हमें देखने को मिलेगी। तो ये 1945 में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए पर जाएंगे, जो कि हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिएगा, समझ में आ रहा होगा। तो समझ में आने के बाद में सवाल नंबर 8 की ओर करेंगे, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो रहा है। खालिस्तान विद्युत ऋणात्मकता तत्वों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वे जो इलेक्ट्रॉन घर करने ऋणावेशित आयरन बनाते हैं, तो जिन्हें अधातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिन्हें अधातु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी पर जाएंगे, जो कि राइट आंसर रहेगा। अगले सवाल की ओर रुख करेंगे। और अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है प्रोजेक्टर। आप सभी जानते हैं कि जो हम लोगों को आउटपुट डिवाइस देखने को मिलेगा, हेडफोन पे आउटपुट जो है, डिंक जेट जो प्रिंटर है, जिसके सामने प्रिंटर लिखा, सारे आउटपुट जो डिवाइस देखने को मिलेंगे। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस होगा, ठीक है। एलईडी हमें क्या देखने को मिलेगी? टीवी जो देखने को मिलेगी, आउटपुट डिवाइस देखने को मिलेगा। या प्रिंटर जो भी आएंगे वो सब आउटपुट देखने को मिलेंगे। ऑप्टिकल रीडर हो गया, बीसीआर हो गया, एमसीआर हो गया, जॉयस्टिक हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब हम लोगों को इनपुट डिवाइस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है, ये भी हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा? इनपुट डिवाइस यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के बाद सवाल नंबर 10 की तरफ चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 10, महाराष्ट्र गुजरात राज्यों का गठन हुआ था तो 1961 में। ये 60-61 के दशक में हमें ये दोनों प्रांत अलग होते हुए देखने को मिलेंगे 1 मई 7 में, ठीक है। महाराष्ट्र और गुजरात दो राज्यों का गठन हमें देखने को मिलता है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के बाद सवाल नंबर जो है वो 11 की तरफ रुख करेंगे। और सवाल नंबर 11,
बी जो है मेरे को लग रहा है ऐसा ही है, शायद रिपीट हो गया है, तो लाइसोसोम ही आंसर होगा, ज्यादा कुछ नहीं करते हुए, क्योंकि वही आंसर मुझे सवाल कोशिका की प्रकार के अवशिष्ट निस्तारण प्रणाली जो किसी वही है क्वेश्चन है वो ध्यान नहीं रहा है हमारी टीम को, और हमारी टीम में केवल हिस्सा एकमात्र व्यक्ति है वो खुद मैं हूँ। तो जो भी गलती हो रही है इस बोर्ड पर, अभी बता रहा हूँ, इस बोर्ड पर जितनी भी गलती हो रही है प्रश्नों को इधर उधर जो लिखने की 4 ऑप्शन आगे पीछे की, वो गलती और कोई नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति स्वयं मैं कर रहा हूँ, तो उसका जिम्मेदार केवल मैं हूँ। अब वापिस ये रिपीट हो गया है तो ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगा लो और आगे बढ़ो, क्योंकि हमारी भलाई उसी में, क्योंकि वहीं पर आगे अगला सवाल देखने को मिलेगा हम लोगों को। चलो अगला सवाल है, टोक्यो 2021 ओलंपिक मशाल रिले की जापान शाखा का शुभारंभ मार्च 2021 में जापान के शहर होना अनुसूचित किया गया था। तो ये फुकुशिमा, कौन सा शहर में, फुकुशिमा में होना यहाँ पर अनुसूचित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग देखेंगे, टोक्यो ओलंपिक 2021 देखने को मिला, अभी हाल ही में पेरिस ओलंपिक से हम लोग पूरी तरीके से फ्री हुए हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के बाद में जो हम लोगों को देखने को मिलेगा, खगोली भौतिक विज्ञान ऐसे पहले जीवित व्यक्ति बन गए हैं, खगोली भौतिकी वैज्ञानिक ऐसे पहले जीवित व्यक्ति बन गए जिनके नाम पर नासा ने अंतरिक्ष यान का नाम रखा। उन्होंने 1958 में सर्वप्रथम और पवन सोलर विंड के अध्ययन के अस्तित्व को सैद्धांतिक रूप दिया था। तो वो बन गए थे यूजियन, बने थे पार्कर। कौन बने थे, पार्कर साहब बने थे। ये मैंने बहुत बार पढ़ाया होगा आप सभी को, पार्कर। तो प्रोब पार्कर एक अंतरिक्ष अभियान भी था जो नासा के द्वारा सूर्य पर भेजा गया था, और उसी जो उपग्रह ने, उसी यान ने कोरोना, जो सूर्य की सबसे बाहर वाली परत है, उसका जो अध्ययन सबसे पहली बार किया था भारत में। भारत ने भी सूर्य के अध्ययन के लिए, आप सभी जानते हैं कि जो आदित्य L1 को हम लोगों ने 2024 के संस्करण में सूर्य की सतह के लगभग पास में भेजा है, लेंगाजी पॉइंट 1 पर सूर्य का अध्ययन करने के लिए। ठीक है, चलो सवाल नंबर 15 पर चलेंगे, और सवाल नंबर 15 जो देखने को मिलेगा, भारत की पहली स्वदेशी निर्मित रंगीन फिल्म थी। अब ये रंगीन फिल्म थी छोटा चातन, जो है राजा हरिश्चंद्र, किसान कन्या, आलम आरा। आलम आरा जो है ये भारत की पहली बोलती फिल्म थी। ये भारत की पहली बोलती फिल्म हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है, राजा हरिश्चंद्र जो है ये आप लोगों को ये भारत की पहली फिल्म देखने को मिलेगी, पहली 2 फिल्म देखने को मिलेगी। और पहली किसान जो कन्या है ये आप लोगों को याद होना चाहिए, स्वदेशी निर्मित रंगीन फिल्म आप लोगों को यहाँ पर, रंगीन फिल्म आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। छोटा चातन यहाँ पर आप लोगों को पहली 3D मूवी यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी पर जाएंगे। जितने भी पॉइंट मैंने आप लोगों को लिखा है सब आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। सवाल नंबर 15 की तरफ बढ़ेंगे। 16 कौन सा सवाल था, चलो 16 आ गया। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने, जय दौलत राम ने, जेपी नारायण ने और श्यामा प्रसाद जी ने। आप सभी जानते हैं कि 1964 में इन प्लेस ऑफ प्रयागराज, प्रयागराज का एक गांव देखने को मिलेगा उरा, जो उरा गांव में स्थित लाल बहादुर शास्त्री ने सबसे पहले स्लोगन दिया था जय जवान जय किसान का। जो स्लोगन देने वाले, वो गांव का नाम भी एग्जामिनर आप लोगों से पूछता है, जो था प्रयागराज। कौन सा था? वर्तमान में जो प्रयागराज है, प्रयागराज का जो उरा गांव है, इसी उरा गांव में दिया था। स्लोगन था जय जवान और जय किसान, जय किसान। ये हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला। दूसरा जो नारा आप देखिएगा, जय जवान और जय किसान, जो किसान, और जय विज्ञान। ये किसने दिया था? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने यहां पर दिया था। इसके बाद एक स्लोगन चला था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। ये याद होना चाहिएगा, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। तो ये तीनों स्लोगन आप सभी को याद होना चाहिएगा। तो ये दिया था नरेंद्र मोदी जी ने। किन्होंने दिया था? जो वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पर यह दिया गया था। ठीक है,
तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा। लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा सबसे पहले जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। ताशकंद में जाकर इनकी मतलब मृत्यु होगी। इनकी मृत्यु का कारण अभी अब तक हमें पता नहीं चला है, जैसे ही पता चलेगा आप लोगों को बताएं। ठीक है, सवाल नंबर 17 की तरफ देखेंगे। ऐसी वस्तुएं जिन्हें जो भोक्ता की तत्काल आवश्यकता की पूर्ति के लिए नहीं बल्कि अन्य वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए लाया जाता है वह कहलाती, वह पूंजीगत वस्तुएं कहलाती। क्या कहलाती है? जहां पर इनडायरेक्ट रूप से जो भोक्ताओं को मिले उसे पूंजीगत वस्तुएं हम लोग बोलते हैं। अगर ये सवाल ऐसा होता है, ऐसी वस्तुएं जिन्हें उपभोक्ता की तत्काल आवश्यकता की पूर्ति के लिए तैयार किया जाता है उन्हें उपभोक्ता वस्तु कहा जाता है, लेकिन अन्य वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए तो उसे पूंजीगत वस्तु कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी पर जाएंगे, जो कि बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलेगा। चलिएगा सवाल नंबर 18 पर जाएंगे, और सवाल नंबर 18 है केवला घाना राष्ट्रीय जो उद्यान कहां पर है? आप सभी जानते हैं कि वीरों की भूमि राजस्थान में देखने को मिलेगा हमें। ये केवला घाना राष्ट्रीय अभ्यारण्य हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद सवाल नंबर 19 जो हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। 1916 के लखनऊ समझौते में नरमपंथियों भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के उग्र सुधारवादियों और उनके लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया 1916 में। तो ये क्या है सवाल? अच्छा, 1916 में लखनऊ समझौते में नरमपंथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्रवादियों उग्र सुधारवादियों और के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रयास किया था। मुस्लिम लीग के लिए किया गया था। किसके लिए? और इसी 1916 में जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का जो हम लोगों को अधिवेशन देखने को मिला, इसमें कांग्रेस का भी एकीकरण देखने को मिलेगा, और इसमें हम कहेंगे जो इसके अध्यक्ष है वो अंबिका चरण मजूमदार जी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो सवाल नंबर 20 पर जाएंगे, और सवाल नंबर 20 देखने को मिलेगा बेहद सरल सवाल है, कोई ऐसा हार्ड नहीं। 1915 में महात्मा गांधी से स्थायी रूप से भारत जो लौटे थे, कहां से लौटे थे ये? तो दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, दक्षिण जो अफ्रीका से लौटे थे। मतलब पहले मतलब आप देखो, जिन्हें खाने के पैसा नहीं है, जीने के लिए व्यवस्थाएं नहीं है, भोजन नहीं है, खाद्य सामग्री नहीं है, वैसे में हमारे बापू दक्षिण अफ्रीका पढ़ के आ गए थे। ठीक है, अब ये ऐसे वंगी वाली बात नहीं, बहुत अच्छी बात है कि अगर भारतीय जो पुस्तकों में ऐसा लिखा कि वह एक गरीब घर से निवास करते, देखो एक गरीब घर से थे। 1915 में जो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में वकालत की पढ़ाई करके भारत पुनः लौट रहे हैं। बुकों में जो लिखना चाहिए था कि एक अमीर परिवार का व्यक्ति दक्षिण अफ्रीका में वकालत की पढ़ाई करने के लिए गया है। ठीक है, बट क्या करें। चलो 19 क्वेश्चन नंबर 21 जो है, संक्षिप्त रूप सोनार का पूर्ण रूप क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है, साउंड ऑब्जर्वेशन नेविगेशन एंड रेंजिंग है, साउंड नेविगेशन एंड रेटिंग है, साउंड नोटिफिकेशन है, रेंजिंग है। नहीं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग देखने को मिलेगा। और ये सोनार का हमें फुल फॉर्म देखने को मिलेगा साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ऑप्शन नंबर ए ही इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलेगा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद सवाल नंबर 22 पर चलेंगे। जर्मनी के कुल इस्पात उत्पादन का 80% किसके ऊपर निर्भर है? वह क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे? 80%, जिसे वहां का रूर प्रदेश कहा जाता है। जर्मनी में वहां पर इसे रूर प्रदेश कहा जाता है, और इसी रूर प्रदेश में एक रूर रिवर बहती है। उस रिवर के कारण जर्मनी में इसे रूर प्रदेश कहा जाता है। रिवर के कारण, पहाड़ी क्षेत्र नहीं, पहाड़ी क्षेत्र है लेकिन इसे रूर प्रदेश कहा जाता है मुख्य रूप वहां की रिवर के कारण। ठीक है, जर्मनी में हमें ब्लैक फॉरेस्ट पर्वतमाला देखने को मिलेगी, जिससे डेन्यूब नदी निकलती है, और डेन्यूब नदी के तट पर सर्वाधिक 5 देशों की राजधानियां उसके तट पर हमें देखने को मिलेगी। वह डेन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वतमाला से निकलती, जो कि जर्मनी में है, और एक काला सागर में मुख्य रूप से वह डेन्यूब रिवर गिरती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 23 की तरफ चर्चा करेंगे। उन्नत भारत अभियान किससे संबंधित थे? तो उन्नत भारत अभियान किससे संबंधित होता हुआ देखने को मिलेगा? स्वच्छता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार की स्थितियों में सुधार, वैज्ञानिकों प्रौद्योगिकी में विनिवेश के माध्यम से भारत एक महाशक्ति बना, उच्च शिक्षण संस्थाओं की जो मदद में ग्रामीण भारत का विकास करता। बिल्कुल, ये ऑप्शन नंबर सी हमें यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। सवाल नंबर 24 देखने को मिलेगा। भारत में रेडियो कार्बन कार्यक्रम किस वर्ष किस वर्ष पेश किए गए थे? तो ये 1923 में सबसे पहले कब पेश किए गए थे?
1923 में, फिर इसे 1936 में इसका राष्ट्रीय भारती प्रसारण इसका नाम कर दिया गया, प्रसारण इसका नाम कर दिया गया। इसके बाद 1957 में इसका नाम आकाशवाणी कर दिया गया। क्या कर दिया गया? आकाशवाणी इसका नाम यहां पर कर दिया गया। ऑप्शन नंबर बी पर जाएंगे। पहला रेडियो कार्यक्रम 1923 में ही भारत में स्टार्ट होता है। 36 में इसका नाम राष्ट्रीय भारती ये प्रसारण किया गया और 57 में इसका नाम जाकर आकाशवाणी इसका नाम कर दिया गया। चलिएगा सवाल नंबर 24 पर चलेंगे। ई बिल निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ई बिल किससे संबंधित होता हुआ देखने को मिलेगा? राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल का भुगतान करना, वस्तु एवं रोमन सेवाओं का पुण्य विकास, माल की एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपूर्ति, वस्तुओं एवं सेवाओं का पुष्य भुगतान। तो यही देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, वस्तुओं एवं सेवाओं का पश्य भुगतान ई बिल से संबंधित है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के बाद सवाल नंबर जो है हमें देखने को मिलेगा 28। आप लोगों का इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहां पर स्थित है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां पर स्थित? द वाशिंगटन डीसी में। जवाब होगा नहीं, न्यूयॉर्क में नहीं, द हेग में, नीदरलैंड में ये स्थित होता हुआ हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पर जाएंगे जो कि हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे सवाल नंबर 29 की तरफ। भारतीय जनगणना 2021 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश का, मात्र 17 देखने को मिलेगा। देखिए कितना, 17। तो ऑप्शन नंबर डी होगा हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर। तो हम लोग समाप्त कर लिए हैं। ठीक है, और ऑप्शन 30 है ये यहाँ पर उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाला लोकप्रिय नृत्य को क्या कहा जाता है? ये आप लोगों से यहाँ पे सवाल पूछा है। मैं मान के चलूंगा कि आप सभी इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, आप सभी मेरे साथ पुनः इस क्लास में जुड़े, लेनी लेक्चर नंबर 25 में। आप सभी का पुनः धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के जय हिंद।